हेलो एवरीवन। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं आपके विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप के लिए। ये क्वेश्चन आपके एओ सेट में हेल्प करेंगे। वैसे ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये क्लास 8 से रिलेटेड हैं, लेकिन ये 6th और 7th में भी हेल्प आपकी कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कल, जैसा कि लाइव में बात किया था, जो बच्चे दे करके आए हैं, तो 8 तारीख को जिन बच्चों का स्टेट लेवल कैंप हुआ था उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे लाइव में। आशा करता हूँ आप लोग जुड़े होंगे और आपको भी उसमें एक आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मेरा उद्देश्य भी यही था कि आप लोग ये समझ सकें कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट एकेडमी नहीं आते हैं जैसा हम लोग स्कूल में करते हैं क्वेश्चंस। ऐसा आप कह सकते हो कि जो स्कूल में हम छोड़ देते हैं क्वेश्चंस या टीचर्स छुड़वा देते हैं, कहते हैं इनका कोई रोल नहीं है, वही क्वेश्चंस विद्यार्थी विज्ञान मंथन में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पे एनालाइजिंग पावर आपकी देखी जाती है कि किस तरीके से एक क्वेश्चन को आप एनालाइज करके उसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। आंसर इधर उधर भी थोड़ा हो सकता है, आपका व्यू क्या है, किस तरीके से आप सोचते हैं। तो एओ साइट में बच्चे बता रहे थे कि करंट से रिलेटेड, जैसे कि आए थे वी ओम्स लॉ वगैरह है ना, वी बराबर आई आर, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये जो फार्मूलाज हैं, हालांकि ये हाई स्कूल के फार्मूले हैं, लेकिन वो दे देते हैं एनर्जी कैलकुलेट करनी है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, कुछ हालांकि इसके अर्थ लेवल पे भी हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स की मैं अगले वीडियोस में बात करूंगा, क्योंकि अगला वीडियोस में न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड करके लाऊंगा, ये ओ सेट में आपकी हेल्प करेगा। इसमें कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि तीनों सेक्शन से हैं, फिजिक्स से भी हैं, केमिस्ट्री से भी हैं और बायोलॉजी से भी हैं। तो इस वीडियो में वही एनालिटिकल क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन हालांकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही हैं, कोई अलग से नहीं मैंने लिए हैं, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो बच्चों ने बताया उसके आधार पर मैंने इनको सेलेक्ट किया है। ज़्यादातर क्वेश्चन लाइट और करंट से आते हैं, ईएसटी भी इन्हीं सेक्शन से था, तो इन पे ज़्यादा फोकस आप करें, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इन पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इनमें चांस ज़्यादा रहता है एक्सपेरिमेंट में भी। और ये ऐसे टॉपिक्स दोनों हैं, ये कॉमन है, 7th में भी, 8th में भी, 9th में नहीं है, हाँ 10th में भी है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हालांकि यहाँ आंसर्स भी लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टिंग सोल्यूशन, लिस्ट एनी 3 पॉसिबल ऑब्जर्वेशन। कह रहा किसी सोल्यूशन से करंट पास हो रही है तो क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो सकता है, कलर ऑफ द सोल्यूशन में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोड्स, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन में इंक्रीज और बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स कैन बी सीन। कोई गैस यदि इवॉल्व हो रही है तो आपको बबल्स भी देखने को मिल सकते हैं, टेम्परेचर भी सोल्यूशन का चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड है, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने पिक्चर बेस्ड सेलेक्ट किए हैं। तो क्या है इस पिक्चर में, देखते हैं। इन द सर्किट बूझो ऑब्जर्व द कॉपर इज डिप्ड डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल। देखिए नेगेटिव टर्मिनल ये छोटा वाला होता है, ये नेगेटिव है, इधर वाला पॉजिटिव है। इससे जो कॉपर प्लेट है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, इस पे कॉपर उस पर डिपॉजिट हो रहा है। पहली ट्राई टू रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट बट सी कुड फाइंड ओनली द कॉपर, कुड फाइंड ओनली वन कॉपर प्लेट, वो वन कॉपर प्लेट उसको मिली। देयरफॉर सी टूक ए कार्बन रॉड एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, विल कॉपर बी स्टिल डिपॉजिटेड ऑन द कार्बन रॉड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसमें सोल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट का था और ये दोनों कॉपर प्लेट्स थी और इस पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब वो कह रहा है कि यदि हमने उसको रिप्लेस करके हमने उसकी जगह पे कार्बन रॉड लगा दी तो उस पर भी डिपॉजिट होगा, बिल्कुल डिपॉजिट होगा, क्योंकि कॉपर जो है उस पर भी डिपॉजिट होगा जब रिएक्शन उसमें होगी। तो यस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विल बी डिपॉजिटेड ऑन द कार्बन रॉड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट
the free copper ions drawn to electrode connected to negative terminal of the battery. Carbon rod gets deposited, thus पहली will obtain a coating copper on carbon. तो उस पे भी वो डिपॉजिट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द सर्किट गिवन बिलो. ये सर्किट आपका दिया गया है. कह रहा बूझो सेटअप दिस सर्किट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर. प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए यहाँ पे सेटअप दिया गया है. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द प्लेट ए प्लेट बी. देखिए ये प्यूरिफिकेशन जो मेटल्स का किया जाता है, इसमें क्या होता है, एनोड जो होता है उसको हम एनोड को हम इम्प्योर लेते हैं, यानी कि एनोड मतलब पॉजिटिव. तो ए पॉजिटिव मतलब ये वाला होता है, यानी कि जो ये वाला सेक्शन, ये वाली प्लेट है पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव. तो एनोड हमारा पॉजिटिव और कैथोड जो है हमारा नेगेटिव. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो पहला पूछ रहा है कि ए प्लेट क्या होगी, बी प्लेट क्या होगी और सोल्यूशन क्या होगा. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन. तो यहाँ पे हमने जो सोल्यूशन ले रखा है, जैसा कि ऊपर अभी क्वेश्चन में भी आया था, कॉपर सल्फेट जिसको हमें प्योर करना है उसी का हमें साल्ट सोल्यूशन लेना होता है. तो यहाँ कॉपर करना है प्योर, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया गया. तो पहला आंसर हमारा ये हो गया. डिप प्योर कॉपर प्लेट एज कैथोड, और कैथोड के रूप में हमको प्योर कॉपर लिया जाएगा. एंड इम्प्योर कॉपर प्लेट एज एनोड, इम्प्योर कॉपर हमको एनोड लेना होगा. द कॉपर फ्रॉम इम्प्योर कॉपर प्लेट इज ट्रांसफर टू, अब इससे सोल्यूशन में जाएगा, सोल्यूशन पे इस पे कॉपर चलता जाएगा. प्लेट by the process of electroplating and thus impure is deposited at bottom. In this way the copper plate becomes purified. तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट है ऑब्जर्व द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर. यहाँ एक फिगर दिया गया है, कह रहा करंट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट इफ देयर इज ए गैप बिटवीन द टू वायर्स. यहाँ पे देख रहे हैं गैप है, कनेक्ट नहीं है, ना तो कोई सोल्यूशन है और ना ये कनेक्ट है. तो बिटवीन द व्हाट डज इट इंडिकेट दैट एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डज एयर नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे एयर है, एयर जो है नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन कह रहा है कभी भी नहीं करेगा. यदि यहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, नमी को ऐसे ऐसे बढ़ा दें, तो ये कंडक्ट कर सकता है. जैसे लाइटनिंग जो होती है तो वहाँ पे इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पानी होता है. तो यहाँ कह रहा है यस इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द एयर गैप बिटवीन द वायर्स मीन्स एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नो, air conducts electricity only when there is a voltage, great voltage or there is some moisture in such. या तो वोल्टेज हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें या फिर वहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो वो कंडक्ट कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 5 है बूझो मेड द सर्किट सोन इन फिगर. बूझो ने इस तरीके का सर्किट जो है दिया गया है. ही वांटेड टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर. जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो करंट ऐसे जब पास होती है इसमें से बट ही फॉरगेट टू ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर. लेमन जूस इसमें डालना वो भूल गया है. विल इट मेक एनी डिफरेंस टू हिज ऑब्जर्वेशन. एक्चुअली में यहाँ पे जो वाटर लिया गया था उसमें कुछ न कुछ साल्ट्स ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, तो वो करंट को कंडक्ट कर देंगे क्योंकि वाटर है, कार्बन रॉड है. लेकिन जो हमारा वाटर है उसमें कुछ न कुछ साल्ट्स ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, तो उनके द्वारा करंट विल पास थ्रू द सर्किट इफ वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर एंड लेमन जूस इज नॉट एडेड. इफ द वाटर इज साल्टी a small current will pass through the circuit. Adding few drops of lemon juice in water will increase the conductivity of the solution. Large amount of current will flow easily. सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. डिस्टिल्ड वाटर की यदि बात की गई है तो नहीं उसमें पास होगा. ठीक है, डिस्टिल्ड का मतलब उसमें नो साल्ट, कोई भी उसमें साल्ट नहीं है क्योंकि वो हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा तैयार किया, तो इसमें नो करंट हो जाएगा. लेकिन जब वो कह रहा है कि यदि हमने उसमें साल्ट मौजूद है, जैसे नॉर्मल वाटर हमने ले रखा है तो नॉर्मल वाटर में साल्ट्स मौजूद रहते हैं, तो उनकी वजह से करंट पास हो जाएगा. और वो कह रहा है कि यदि हम लेमन डाल दें तो और ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी सोल्यूशन की बढ़ जाएगी, तो हाई करंट भी उसमें से पास हो जाएगा, पास होगा. ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा ऑब्जर्व दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सर्किट. यहाँ पे जो एक बल्ब दिया गया है ये नहीं जल रहा है. ठीक है, यहाँ आप दो प्लेट्स देख रही हैं, बैटरी लगी हुई है, सोल्यूशन है, और फिर भी ये बल्ब नहीं जल रहा है.
फिगर ए, बुझो चेंज द सर्किट एज शोन इन द बी। बुझो ने एक यहाँ पे जो है एक मैग्नेटिक कंपास नीडल लगा दिया है और कहा ही ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन, और इसको इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट डज द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट। मैग्नेटिक फील्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, सॉरी ये क्या मैग्नेटिक कंपास शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसमें करंट है। करंट तभी इसमें ये डिफ्लेक्शन आएगा जब इसमें करंट होगा। जब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है तो डिफ्लेक्शन है, यानी करंट है इसमें। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि देयर इज ए करंट इन द सर्किट। कह रहा व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो इन फिगर ए, क्यों नहीं जल रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो सफिशिएंट करंट नहीं है, जैसे जो करंट पास हो रही है नॉट सफिशिएंट, वो हमारी सफिशिएंट नहीं है। दूसरा ये बल्ब फ्यूज भी हो सकता है कि ये इसलिए ना हो रहा हो, या जो हमने सर्किट यहाँ पे जोड़ रखा है उसका हो सकता है वायर वगैरह कहीं लूज हो, वो सही से कनेक्ट ना हो, तो ये भी कारण हो सकता है। What will be the effect of increase in number of turns in the coil around the magnetic compass भी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने राउंड ऐसे लगा रखे हैं वायर के, तो कह रहे ये राउंड्स हम और बढ़ा दें तो क्या होगा, राउंड्स और बढ़ा दोगे करंट तो वहाँ ज़्यादा होगा, पास पास कॉइल हो जाएगा कॉइल्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा यानी डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। व्हाट विल ऑब्जर्व इफ नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज्ड, सेल यदि इंक्रीज कर देंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। आंसर भी नीचे दिए गए हैं, आप इनको भी रीड करके इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये लाइट से रिलेटेड है, ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, कई बार इससे भी कुछ आ जाता है। कह रहा टू मिरर्स मीट एट ए राइट एंगल, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट 30 डिग्री एज सोन इन द फिगर, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकेंड मिरर। ये कह रहा 90 डिग्री पे दो मिरर हैं, 90 डिग्री पे दो मिरर हैं, रे आ रही है 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री एंगल है। तो ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये हमारी रे कहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ पे आ गई। अब ये 30 है तो नीचे वाला कितना होगा, 60 होगा। ये हमको दिया गया है 90 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी हमारा होगा 30। तो ये जब रे आई है तो यहाँ पे हम दूसरा नॉर्मल एक ऐसे ऐसे खींचेंगे। अब नॉर्मल 90 डिग्री, ये 30 है तो ये कितना होगा 60, और इधर जो रे जाएगी ये भी 60 होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, यहाँ भी आंसर दिया गया है तो इसको आप हिंट करके यहाँ पे देख सकते हैं। बुझो स्टैंड्स ए जस्ट साइड ऑफ द प्लेन, बुझो यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये बिल्कुल मिरर के साइड में है। कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, क्या ये अपने आप को देख सकता है, बिल्कुल नहीं देख पाया, क्योंकि एक तो रेज तो इधर जा रही है लेकिन ये वाली रेज इधर नहीं आ रही है इस पे, तो ये नहीं देख सकता अपने आप को, साइड में है। कैन ही हिमसेल्फ इन द मिरर, आल्सो कैन ही सी द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पी क्यू आर। देखिए पी इसके सामने है, तो पी नीचे चित्र भी दिया गया है, यहाँ से भी आप हिंट ले सकते हैं। तो पी जो है ये इसका कहीं इमेज ऐसे बनेगा, तो ये रिफ्लेक्शन इसके पास जाएगा, और Q का भी जो इमेज बनेगा ये भी इसके रिफ्लेक्शन आंख में जाएगा। तो P और Q को तो देख रहा है, लेकिन R हमारा बहुत दूर साइड में है, ये नहीं इसको देख पाएगा। तो P और Q को वो देख सकता है और R को नहीं देख पाएगा। ये क्वेश्चंस हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आने चाहिए थे, यहाँ पे हैं, चलो इसको भी यहाँ देख लेते हैं जल्दी से। मेड द सर्किट गिवन इन द फिगर, ऑब्जर्व दैट बल्ब डिड नॉट ग्लो ऑन पहली सजेशन, ही ऐड मोर सेल इन द सर्किट, द बल्ब नाउ ग्लोज। ये ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, वैसा ही है। कह रहा पहले सर्किट जोड़ा था तो ये ग्लो नहीं कर रहा था, फिर पहली ने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक सेल और जोड़ दिया तो ये ग्लो करने लगा। तो सीधा सा इसका मतलब यही है, पहले नहीं ग्लो कर रहा था, मतलब आई जो है वो सफिशिएंट नहीं था, आई नॉट सफिशिएंट, करंट सफिशिएंट नहीं था इसलिए नहीं ग्लो कर रहा था। लेकिन जैसे हमने दो सेल्स को जोड़ दिया यानी बैटरी बन गई, तो करंट हमारी सफिशिएंट हो गई और ये ग्लो करने लगा। नेक्स्ट है पहली सेटअप एंड एक्सपेरिमेंट, आंसर भी आप देख सकते हैं, आंसर्स दिए गए हैं, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इन द बीकर एज शोन इन द फिगर, सी ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज। यहाँ पे एक सर्किट है, लिक्विड ए था और ये बल्ब हमारा ग्लो कर रहा था। सी ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज, देन सी रिप्लेस्ड द लिक्विड बाई अनदर लिक्विड वी, फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया है लिक्विड वी के द्वारा। दिस टाइम द बल्ब डिड नॉट ग्लो, अब जो है ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है जब बी लिक्विड हमने ले लिया।
दिस टाइम बूजो सजेस्टेड दैट रिप्लेसिंग द बल्ब बाय एन एलईडी। उसने कहा कि चलो इसको हम बल्ब को हटा देते हैं और उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, एक एलईडी लगा देते हैं। तो देखा कि एलईडी जो है ग्लो कर जाती है। तो क्यों? यहाँ पे यही है कि जो बी लिक्विड यूज किया गया है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम है पहले की तुलना में। जब कंडक्टिविटी इसकी कम है तो करंट, कम करंट को ये पास कर रहा है, तो कम करंट में एलईडी जल जाता है लेकिन बल्ब नहीं जलता है। तो पहले इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा थी इसलिए बल्ब जल रहा था, इसकी कंडक्टिविटी कम है यानी कम करंट को पास कर रहा है, हो रही है इससे, या लो वोल्टेज कह सकते हो अब है, तो इसलिए ये बल्ब वो नहीं जल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वांट्स टू डिपॉजिट सिल्वर ऑन एन आयरन स्पून। सिल्वर को वो डिपॉजिट करना चाहे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सी टुक सिल्वर नाइट्रेट solution in a weaker and a setup simple circuit or electroplating. Which terminal of the battery should the spoon be connected? What material should the other electrode be made of? देखिए, यदि हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो इसको हम निगेटिव टर्मिनल के रूप में बनाएंगे। तो स्पून क्या हो जाएगा, स्पून हमारा होगा वो निगेटिव टर्मिनल के रूप में लिया जाएगा। स्पून हमारा कैसे लिया जाएगा, निगेटिव। और दूसरा जो टर्मिनल होगा वो जिसकी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, सिल्वर की करनी है, तो दूसरा इलेक्ट्रोड हमें किसका लेना होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड हमें सिल्वर का लेना होगा। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा पॉजिटिव हो टर्मिनल होगा और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, वाई इज टिन इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन टू मेक कैंस। हाँ, ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि टिन को क्यों हम उस पर इलेक्ट्रोप्लेटेड कर देते हैं आयरन पे, कि स्टोरिंग फूड, जो इसमें फूड स्टोर करते हैं। क्योंकि टिन जो है वो कम रिएक्टिव है, वो रिएक्शन नहीं करता ज़्यादातर पदार्थों से, और आयरन जो है रिएक्ट कर लेता है और स्पॉइल कर देता है फूड को, इसलिए हम टिन का इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने में। ऑब्जर्व विच ऑफ द टू सर्किट से शोज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है छोटे क्लास के लिए, 6 वगैरह के लिए। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। पॉजिटिव पे ग्रीनिश ब्लू कलर, ग्रीनिश कलर आपको दिख रहा है, यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव पे दिखा रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा जो है वो सही दिखा रहा है, किस टर्मिनल पे ये पॉजिटिव, वो सॉरी ग्रीनिश हमको शो होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो ये होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे, क्योंकि ये कॉपर आयंस की वजह से, कॉपर जो रिएक्शन करता है उससे, स्टार्च से, तो ये हमको एक ग्रीनिश कलर मिलता है। तो ये इसमें ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। 6th क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्किट्स केयरफुली इन विच सर्किट विल बल्ब। ये छोटे क्लास के लिए है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इन्होंने अलग अलग पीसेज जोड़ रखे हैं, कोल है, एक आयरन नेल है, रेजर है, स्टील स्पून है। कह रहा किसमें से करंट पास होगा, किसमें से नहीं होगा। तो सीधी सी बात, ये इंसुलेटर हैं दोनों, इनमें करंट पास नहीं होगा। ये दोनों कंडक्टर हैं तो इनसे करंट पास होगा। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक चीज यहाँ पे, एक क्वेश्चन और लाइट का ही है, फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। ए यहाँ पे दिखा रखा है और बी और सी यहाँ पर हैं। कैन पहली बी सी द इमेज। देखिए, ये इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर है, तो इस पे जो दो रेज आएंगी तो आराम से ये बी के पास भी जाएंगी। ठीक है, ये तो जो डायरेक्ट आएगी इधर ही वापस चली जाएगी, लेकिन इसको हम ये ए को भी दिखेगी और सॉरी बी को भी दिखेगा और सी को भी दिखेगा। कैन पहली बी सी द इमेज, कैन सी पहली इमेज, दोनों को दिखेगा इमेज ये इसका। लास्ट में पहली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, मतलब बी से सी की जगह पे चला गया तो क्या फर्क आएगा, तो भी कोई नहीं फर्क आएगा, क्योंकि इसको भी वहीं से इमेज दिख रहा है जहां से बी को दिख रहा था, तो इस पे भी कोई फर्क नहीं आएगा। देयर इज ए मिस्टेक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, इनमें मिस्टेक है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा देखिए, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये किरण इसमें आ रही है, जा रही है, और जो इंसिडेंट रे है उसमें आर दिखा दिया गया है, तो यही गलत है। आई ये होना चाहिए, आर ये होना चाहिए पहले में।
दूसरे में आप देख रहे होंगे ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है, तो यहाँ पे ये दोनों नहीं इक्वल हैं, जो कि ये दोनों एंगल जो है ये इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल हमारा स्लैंटिंग पोजीशन में है, जबकि नॉर्मल हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, 90 डिग्री पे नॉर्मल होना चाहिए, तो ये तीनों में मिस्टेक थी। Figure shows the word rest written in two ways in front of a mirror. Show how the word would appear in the rest mirror. यहाँ पे जैसे रेस्ट लिखा हुआ है तो ये मिरर में कैसा दिखेगा, तो मिरर प्लेन मिरर में आप जानते हैं लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, तो ये जस्ट अपोजिट नीचे आ जाएगा और इसका जो है इस तरीके से ये लिख जाएगा। यहाँ पर ये भी नीचे को ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द, देखिए ये मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरीके से बताया था, तो ये भी एक है अच्छा कि आ सकता है आपके एग्जाम में आई के बारे में। तो इसमें जो सारे पार्ट्स हैं उनको ध्यान दीजिए। ये आपका वन जो है सिलियरी मसल्स को दिखाया गया है, ये जो है हमारी ऑप्टिक नर्व है, और ये यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। ये 5 इंडिकेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, मैंने बताया था 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर होती है स्क्लेरोटिक, दूसरे नंबर पे होती है कोरॉइड, और सबसे अंदर की तरफ जो होता है वो हमारा रेटिना होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो 5 शायद ये बीच में दिखा रहे हैं तो कोरॉइड हो सकता है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रेटिना ही है, तो रेटिना को ही इंडिकेट कर रहा होगा। ये हमारा लेंस होता है, आई लेंस होता है, और सिलियरी मसल्स 2 नंबर पे आइरिस, जो कलर्ड पार्ट देख रहे ब्लैक ब्लैक, ये आइरिस होता है जो हमारे आँख के कलर को डिसाइड करता है। ये सिलियरी मसल्स होती हैं जो हमारे लेंस को पकड़ के रखती हैं, और जो सबसे शुरुआती भाग होता है ये कार्निया होता है। उभरा हुआ भाग जो आपको दिख रहा है ये कार्निया है, और कार्निया के बाद में हमारा होता है एक्वस ह्यूमर, यानी जलीय द्रव इसको कहते हैं, और जो बीच में यहाँ होता है ये विट्रस ह्यूमर होता है, काचाव द्रव, विट्रस ह्यूमर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हैं, वो 10-12 पॉइंट्स हैं, वो आई का आप जो है क्लियर करके जाएं इसमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन, इस टाइप का चांस है वहां पे आने का कि ऑब्जर्व द चार्ट ग्राफ गिवन इन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ग्राफ दिया गया है, कुछ एज दी गई है बच्चों की, बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, और फिर उन्होंने कहा है कि ग्राफ दिया है, चार्ट दिया, ग्राफ दिया है। हमको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इनके आंसर्स करने 4 क्वेश्चंस के, ठीक। तो चलिए सब पहला क्या, बीच ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ ए ग्राफ, हाइट ऑफ द बॉयज। बॉयज यहाँ पे मतलब क्या है कि आपको यहाँ चेक करना, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए कि देखिए 8 ईयर्स पे जो बॉयज हैं उनकी हाइट कितनी है, 72%। तो 8 पे 72% कहाँ है, यहाँ या यहाँ, देखिए यहाँ 72 है, तो सीधा मतलब हो गया जो ब्लू है वो किसके लिए है, वो बॉयज के लिए है। फिर क्वेश्चन कह रहा है विच लाइन गर्ल्स, एक बॉयज के लिए है तो ऊपर वाला हमारा गर्ल्स के लिए हो गया, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न ऑफ इंक्रीज इन द हाइट। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि देखिए 8 ईयर्स में ये 72, 77, 9 पे 75, 81, 10 पे 78, 84, मतलब देखिए गर्ल्स की जो ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, इतनी परसेंट उनकी हाइट बढ़ चुकी है। ये 81, 88, 84, 91, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ देखिए 7 का डिफरेंस है, यहाँ भी 7 का डिफरेंस आ गया, जो पहले कितना डिफरेंस था, 6 का था, यहाँ भी 6 का था, तो यहाँ 7 7 का आ गया है, और यहाँ भी 7 डिफरेंस है, यहाँ 6 का है। तो यहाँ पे देखा जैसे पॉवर्टी पे पहुँचती हैं गर्ल्स तो इनका जो है ये स्लोप भी बढ़ रहा है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से इनकी हाइट इंक्रीज होती है, और लास्ट में जा कर के 18 साल तक दोनों अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाते हैं। इज दिस पैटर्न ट्रू फॉर ईच इंडिविजुअल, नहीं, सभी के लिए इस सेम नहीं है, ये जनरल डाटा है। तो एवरेज में इस चीज़ को कहा जा सकता है कि लड़कियों की हाइट पहले तेज़ी से बढ़ती है पॉवर्टी में, बाद में जा कर के वो स्थिर हो जाती है, और दोनों लगभग 18 ईयर्स तक अपनी कंप्लीट हाइट को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, बायोलॉजी से रिलेटेड। इसमें कह रहा है कि
इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज द हार्मोन्स। हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके कुछ यहाँ पे पोजीशन दी गई। अब वो हार्मोन्स रिलीज करती हैं अलग अलग वर्क फंक्शन के लिए। तो कह रहा विच ग्लैंड कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? तो पहला जो हमारा आंसर है, ये ब्रेन में हमारे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती है, जिससे हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो डेवलप होते हैं। ये जो और मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उन ग्लैंड्स को हार्मोन स्रावित करती है कि उनको कब हार्मोन स्राव करना है, कब निकालना है, सेक्रेट करना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज में कहाँ से? तो वो ऑर्गन टेस्टिस होती है यहाँ पर। प्रिवेंट्स डायबिटीज। डायबिटीज जो होता है इंसुलिन, यानी कि ये कहाँ होता है? पैंक्रियाज में। तो पैंक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन स्राव करता है, जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है, मतलब शुगर को हमारे यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है ब्लड में। करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द ब्लड। साल्ट बैलेंस जो है, ये साल्ट को जो है, ये दो किडनीज आप देख रहे हैं, इनके ऊपर छोटा सा पार्ट जो देख रहे हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड कहलाती है। ये एक्चुअली में यूरिन कितना बनना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, कितना पानी, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, और यही हमारी जो है साल्ट को भी बैलेंस करती है। तो यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड होगा। इधर पिक्चर भी दी गई है, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा है, ये फोर्स एंड प्रेशर से है। कह रहा है ABCD, यहाँ पे 4 कॉलम आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अरेंज देम इन ए ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द ईच वेसल। अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर सबसे कम किस में होगा? देखिए, प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। HDG, कि वो लिक्विड क्या है, ग्रेविटी सेम है सब पे, और हाइट पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। देखिए, यहाँ 300 ml, यहाँ 50 ml, और यहाँ पे 500 है, और यहाँ पे 60 ml है। लेकिन इनकी यदि हाइट की बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हाइट सबसे ज़्यादा किसकी है? इसकी है, 60 ml। मात्रा कम है लेकिन हाइट ज़्यादा है। क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करता कितनी क्वांटिटी है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेशर डी का हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे इसके बाद जो हाइट है वो किसकी है? बी की है। फिर तीसरे नंबर पे ए की है, और फिर है सी की, जबकि क्वांटिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रेशर इसमें सबसे कम होगा क्योंकि इसमें डेप्थ कम है। ये मैटर करती है, डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल बिलो शोज द डाटा ऑन likely heights of boys and girls as they grow in age. Draw graphs showing height and age for both boys and girls on the same graph paper. What conclusion can be drawn from these graphs? यहाँ पे डाटा चार्ट दे दिया गया, ग्राफ आपको दिया नहीं गया था, ग्राफ आपको बनाना है वहाँ पे। तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया कि कई बार ग्राफ भी बनाने को आ सकता है, तो आपको उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। 2 एक्सिस यहाँ रहती हैं, एक एक्स एक्सिस रहती है, एक वाई एक्सिस रहती है। आपको स्केल चूज करना पड़ता है। स्केल देखिए, एक तो हमें एज के लिए स्केल लेना है, और दूसरा इसकी हाइट के लिए लेना। तो हाइट में देखिए बड़ी वैल्यूज है, 53 से लेकर 173 तक, तो थोड़ा सा ऐसा स्केल लेना होगा बड़ा। तो इधर मैंने क्या, जैसे इसमें दिखाया गया 20-20 का ले लिया गया, ताकि सारी वैल्यूज भी इसमें फिट हो जाएं। स्केल इन्हीं को नहीं लिया जाता, स्केल अलग से हमको चूज करना पड़ता है। इधर 4 की टेबल है तो वही 4 की टेबल के अकॉर्डिंग ले लिया गया, 4, 8, 12, 16। अब 0 पे जो सारे थे वो 53 थे, यानी कि लगभग सेम था दोनों का। लेकिन जैसे 4 साल पे हुए तो बॉयज जो हो गए 96, तो बॉयज देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो गए, और गर्ल्स 92। तो ये नीचे पॉइंट, सारे पॉइंट्स 8 से 8 पे 114 और 110 दोनों के ऐसे पॉइंट करते चले गए, और फिर मिला दिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा रेड वाली लाइन है वो क्या है? वो गर्ल्स की है, और जो येलो ब्लू लाइन है वो बॉयज की है। तो देखिए, एक निश्चित एज पे क्या होता है, ये क्रॉस कर देती है। यानी कि यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन में बात आई थी कि प्यूबर्टी पे, यानी कि ये लगभग वही 11 साल पे क्रॉस कर दिया, यानी कि यहाँ पे बहुत तेजी से गर्ल्स की हाइट बढ़ती है,
और फिर आगे जा करके थोड़ा सा कम हो करके और लास्ट में 20 साल तक जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से ये एनालिसिस इस ग्राफ की थी। यहाँ पे दिया गया है, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं ABCD और इन पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइडेंटिफाई द स्टेज A to D ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो कहाँ पे क्या हो रहा है? ए में यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो जाइगोट आया है वो आकर के यूट्रस में सेटअप हो रहा है, यानी कि वो देखो यहाँ पे आकर के कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन, ये स्पर्म आ रहे हैं, ये ओवम हमारा है और वो स्पर्म आकर के इससे फ्यूज हो रहे हैं, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सी में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, उनका मूवमेंट होता है, मतलब जाइगोट बनता है। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है उस प्रोसेस को दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और ये उस फ्यूजिंग प्रोसेस को दिखाया जा रहा है कि जो उसका सेल था यानी कि स्पर्म और ओवम वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे चारों ये दिखाए गए हैं। करेक्ट सीक्वेंस क्या, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये यहाँ पे दोनों को जो है आकर के मिलते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, आफ्टर दैट दोनों फ्यूज होते हैं और जाइगोट बना करके यूट्रस में आकर के कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ए बी बताया गया है, ए क्या है, ये स्पर्म को इंडिकेट किया गया है, और वी जो हमारा है ये वी ओवम को इंडिकेट किया गया है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड व्हाट इज फॉर्म्ड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग न्यूक्लियस विच इज ए जाइगोट फॉर्म। इसके प्रोसेस के बाद जो है हमारा जाइगोट का निर्माण होता है, जो जा करके यूट्रस में फिक्स हो जाता है। इसमें यहाँ पे दिखाया गया है प्रोसेस को, हाउ कैन वी से दैट फिश एग्जिबिट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन अलग है, एक्स जो है दे देती है, उसके बाद वो बाहर शरीर से होता है फ्यूजन। नीचे वाला क्वेश्चन मेन था यहाँ पे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे ये इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स लेबल देम इन द फिगर। द पार्ट विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये पिक्चर में थोड़ा सा गलत दिया गया है। ये ओवेरी जो है यहाँ पे होनी चाहिए, ओवेरी इसका आंसर है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ओवेरी जो है पहला आंसर होगा, यानी फर्स्ट वाला। द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, तो वो कहाँ पे है, वो यूट्रस है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस है यहाँ पे डेवलपमेंट होता है बेबी का। पार्ट थ्रू विच द डेवलपिंग एम्ब्रायो पासेस टू रीचेस द यूट्रस, तो वो हमारी कहलाती है, ये ओविडक्ट कहलाती है, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट यहाँ सही से पिक्चराइज किया गया है। एक्सप्लेन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दैट टू टेक प्लेस आफ्टर इट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस। बाद का कैसे होता है ये हालांकि नहीं आएगा इतना। हैंस और फ्रॉक्स का भी दिया गया है, इसको भी पढ़ लेना। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पे एक ये दिया गया है, पोटैटो सेल, डज इट रिप्रेजेंट ए प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये किस प्रकार का सेल है, तो सीधी सी बात है, ये सॉरी प्लांट उसका ये बैक्टीरिया का दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये एनिमल सेल में आएगा। प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो ये यूकैरियोटिक सेल में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमको क्लियरली से शो हो रही हैं। नीचे वाला है, यहाँ भी एक प्लांट सेल दिखाया गया है और इसके अलग अलग ABCD जो पार्ट्स है वो दिखाए गए। ए सेल वॉल है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर रहती है, ये वैक्यूल खाली जगह है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर वेयर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिटेड एज शोन, व्हाई डू वी फाइंड ऑयल लेयर अबव। देखिए यहाँ पे जो गैस होती है वो ऊपर रहती है, ऑयल उसके ऊपर, वाटर सबसे नीचे, 3 लेयर्स हमको दिखाई गई। तो पूछ रहा है गैस ऊपर क्यों रहती है, क्योंकि गैस जो है वो लाइटर है, उसकी डेंसिटी कम है, ऑयल से भी कम है, इसलिए वो उसके ऊपर रहती है। यहाँ भी एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए इन्होंने बोला है। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस रहता है काफ़ी ज़्यादा। ईयर्स दिए गए हैं और शॉर्टेज दिया गया है। पावर शॉर्टेज इन इंडिया 91 to 97,
आपको एक तरफ ईयर्स ले लेने एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे शॉर्टेज कितनी हुई किस ईयर में। बस यहाँ ध्यान देना ये है कि आपको ये स्केल सही से लेना है, क्योंकि स्केल में दिक्कत आती है बच्चों को। स्केल ऐसी ली जाती है कि सारी वैल्यूज उसमें कवर हो जाएं। तो इन्होंने जैसे 2 करके ले रखा है, तो छोटा स्केल लेना है क्योंकि वैल्यूज बहुत डिफरेंस छोटा छोटा है इनमें, देख रहे बहुत कम डिफरेंस है। तो छोटी वैल्यूज 2, 4, 6, 8, 7.9, 8, 7 पॉइंट, पहले सारे पॉइंट्स हम कर लेंगे। 91 में कितना 7.9 था, वहाँ पे आपको ग्राफ पेपर मिला होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप सही से इनको पॉइंट्स को इंडिकेट कर पाएंगे। कह रहा पहली बॉट है स्टेचू मेड ऑफ कॉपर। एक उसके पास कॉपर की स्टेचू थी। टू हर सरप्राइज इट एक्वायर्ड ए डल स्क्रीन। उस पर एक डल ग्रीन कोटिंग आ गई आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ। एक्सप्लेन द रीजन। देखिए जितने भी मेटल्स हैं कोरोड होते हैं, वो मॉइस्ट और ऑक्सीजन से क्रिया करके कोरोड होते हैं। तो वही जो कॉपर है उसके ऊपर जो कोरोजन होने पे उस पर ग्रीन लेयर, एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है, क्योंकि मोस्ट एयर में वो लगातार ज़्यादा दिनों तक रहता है। ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो होता है, एंड कॉपर कार्बोनेट फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद मॉइस्ट एयर। यहाँ उसका रिएक्शन भी दिखाया गया है कि कॉपर H2O, CO2 और O2 से क्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। यही ग्रीन कोटिंग होती है। द ग्रीन कोटिंग इज कॉमनली नोन एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स कोरोजन ऑफ द कॉपर। यहाँ पे कह रहा है कि फिगर बल्ब ग्लोज व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ। हाँ ये कुछ खास नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आयरन यहाँ पे प्लेस किया तो आयरन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी देख लीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. How will she find the nature of the gas? तो उसने चारकोल को जलाया और गैस को कलेक्ट किया। तो उसने टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन विद ब्लू लिटमस रेड, इट विल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, द गैस इज एसिडिक इन नेचर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि उसने गैस को जलाया, कौन सी गैस कलेक्ट हुई। तो सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, राइट डाउन द इक्वेशन ऑल द थिंग टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्शन की, वाटर से। तो जब उसने वाटर से रिएक्शन की तो बना है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो टर्न ब्लू लिटमस रेड। हाँ यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी थोड़ा देख लो। कह रहा वन डे रीता वेंट टू ज्वेलर शॉप विद हर मदर गेव गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। पॉलिश करने के लिए दे दिया। अगले दिन उसने क्या किया, जब वापस किया तो देखा कि उसका थोड़ा सा वेट कम हो गया। कैन यू सजेस्ट ए रीजन। होता क्या है, वो एक्वा रेजिया में डालते हैं। एक्वा रेजिया जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक सोल्यूशन होता है, कम्बिनेशन होता है, जो कि गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। तो उसमें वो जैसे डालते हैं तो वो हल्का सा उसकी आउटर लेयर डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमको और ज़्यादा चमकने लगता है। तो उस डिसॉल्विंग लेयर के हटने के कारण उसके वेट में जो है कमी आ जाती है। कह रहा है कि लेमन पिकल जो है, क्या हम उसको रख सकते हैं किसी एल्युमिनियम यूटेंसिल में। नहीं, लेमन जो है उसमें क्या है, एसिड होता है, और एसिड जो है वो एल्युमिनियम से रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, जो कि उसको खराब कर सकता है। आगे कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर ऑन ए कॉपर प्लेट, कि इनकी कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर प्लेट की रिएक्शन क्या होगी। आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इन रिएक्शंस को कह रहा है बर्ड इक्वेशंस के रूप में बताइए। देखिए जो कॉपर है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए वो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेगा, बहुत लेस रिएक्टिव है, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। लेकिन जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे टेक्स प्लेस होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से ये तो
आयरन सल्फेट बनेगा। ये ब्लू से ग्रीनिश कलर हमको मिलेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज फॉलोज। ये कह रहा है राइट द नेम ऑफ द डिजीज। यहाँ पे जो एक चित्र दिखाया गया है, कह रहा है इसमें जो हमको दिख रहा है ये किस प्रकार का डिजीज है। तो डिजीज इज एलोविन मोज़ेक ऑफ लेडी फिंगर ओकरा। ये जो दिख रहा है ये लेडी फिंगर का लीफ दिख रहा है और इसका ये डिजीज है। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिजीज। ये विंडी एलोविन मोज़ेक वायरस, वायरस की वजह से होता है। हाउ डज द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन प्लांट टू अदर। Transmission occur via the insect sitting on another diseased plant and moving to others. Two plant disease that microbes that cause them. Citrus canker caused by bacteria and rust of wheat fungus of any other disease. इसके बाद एक केमिस्ट्री का और दिया गया है क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन द फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं वार्म शुगर सोल्यूशन प्लस ईस्ट दिया गया है, यहाँ लाइम वाटर दिया गया है। तो क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द शुगर सोल्यूशन इन ए। तो इसमें क्या होगा कि CO2 रिलीज होगा, ठीक है। ग्रो वेरी रैपिडली, ईस्ट ग्रो वेरी रैपिडली कंटेनिंग शुगर सबस्ट्रेट्स, इट मल्टीपल इंटीजर्स नंबर और CO2 गैस प्रेजेंट कर। CO2 गैस जब इधर जाएगी तो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। The gas released due to fermentation of sugar is set up in CO2. When CO2 is passed over lime, it turns to milky. Name the microorganism and group to which it belongs. एक पिक्चर आगे दी गई है, बताएगा कि ये किससे रिलेटेड है। ये पिक्चर दी गई है और कह रहा है ये किससे रिलेटेड है। नेम द फूड आइटम ऑन विच ऑर्गेनिज्म ग्रो। डज इट वेल ड्राई और मॉइस्ट कंडीशन। इज इट सेफ टू ईट। यहाँ बात कर रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है राइजोपस। मोल्ड है ब्रेड मोल्ड, बिलोंग्स टू माइक्रोबियल ग्रुप ऑफ फंजाई, ग्रोज वेल ऑन मॉइस्ट एंड स्टेल ब्रेड। ऑर्गेनिज्म ग्रोज वेल इन मॉइस्ट कंडीशन, ड्राई कंडीशंस इनहिबिट इट्स ग्रोथ। इंटेक ऑफ फंगस इन्फेक्टेड ब्रेड कैन कॉज हार्म प्रोड्यूसिंग पॉइजनस केमिकल्स टॉक्सिन्स विच एडवर्सली इफेक्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। तो इस प्रकार ये वीडियो मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए सेलेक्ट किए थे आपके लिए। तो आशा करता हूँ ये हेल्प करेंगे आपके। उसमें वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको देख सकते हैं और इससे हिंट लेकर के इसी टाइप के क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रिपरेशन करें। हालांकि क्लास 8 से रिलेटेड था लेकिन 7th वाले भी देख सकते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जैसे हैं 7th में लाइट है, उससे भी वो भी देख सकते हैं बच्चे।